हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में बिजी होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इससे बहुत सारे हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंपटीशन में भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड बनते हैं। तो इस टॉपिक्स को हम जो है एनसीईआरटी के बिहाफ पे ही जो बेसिक हमारी बुक है, लाइन बाय लाइन जो है डिस्कस करने की कोशिश किए हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। लेकिन कैपेसिटेंस या कैपेसिटर को समझने से पहले हम लोगों को कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की कुछ प्रॉपर्टी को जो है समझना होगा। इससे पहले कंडक्टर्स क्या होते हैं एंड हाउ द कंडक्टर्स बिहेव इन द फील्ड। तो कंडक्टर क्या होते हैं और उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यदि हम लोग उसको रख दें कंडक्टर को। तो ये पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद इसके ही बिहाफ पे हम लोग फिर कैपेसिटेंस और कैपेसिटर डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर जान लेते हैं। तो इससे भी पहले हमको जानना होगा कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। इससे पहले भी चैप्टर 1 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर क्या होते हैं। लेकिन इस वीडियो में एक बार फिर से हम लोग जान लेते हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, बहुत ही शॉर्ट में। तो ये वो मटेरियल्स होते हैं, दीज आर दोज मटेरियल्स विच अलाउ फिजिकल मूवमेंट ऑफ चार्ज, physical movement of charge or charges through them। अपने अंदर से यदि ये चार्जेज को फ्लो करने देते हैं, जो भी मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से चार्जेज को पास होने दें, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, कंडक्टर्स हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं इसके? तो जितने भी मेटल्स होते हैं सब के सब कंडक्टर्स होते हैं। जो सबसे अच्छा एक गुड या बेस्ट कंडक्टर है वो सिल्वर होता है, सिल्वर मटेरियल। उसके बाद कॉपर है, जो कि हम लोगों के बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वायर वगैरह में यूज होता है। एलुमिनियम भी आप लोग देखे ही होंगे कि यूज किया जाता है, जो गवर्नमेंट सप्लाई देती है पावर स्टेशन से, बिजली इसी के वायर के थ्रू आती है। तो ये जितने भी हैं, आयरन कह सकते हैं, सबके सबके हैं कंडक्टर से। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी, हाँ बिल्कुल, ये भी कंडक्टर्स होता है। अर्थ की बात करें तो अर्थ भी कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ऐसे ही ये सभी के सभी जो हैं कंडक्टर से। बेसिकली हमको जो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट रखना है वो जो मेटल्स हैं उन्हीं तक में अपने आप को लिमिट में रखते हुए पढ़ना है। फ्री चार्जेज और बाउंड चार्जेज क्या होते हैं इनसाइड अ कंडक्टर। तो सपोज कि यदि हमारे पास कोई भी, सपोज कि ये एल्युमिनियम मटेरियल ही है, उसका एक ये वायर है, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे और एटम्स का जो न्यूक्लियाई होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसके आउटर सेल में क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर ही, रूम टेम्परेचर पर ही फ्री हो जाते हैं। इसको बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यही फ्री चार्जेस जो है चार्ज कैरियर, मोबाइल चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करते हैं। यही चार्ज को एक दूसरे जगह से दूसरे जगह कैरी करते हैं। तो these free electrons are charge carriers inside a conductor। बाकी जो भी चार्जेज बचे, चाहे वो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन हो या फिर इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अलावा भी जो इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स के अंदर ही
जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यदि एटम्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं तो ये भी बाउंड इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। केवल बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं या बाउंड चार्जेज होते हैं। केवल जो अपना सेल छोड़ करके कंडक्टर के अंदर ही, कंडक्टर से बाहर नहीं जाएगा, कंडक्टर के अंदर ही मूव करेंगे, ऐसे चार्जेस को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं या फिर फ्री चार्जेस कहते हैं। तो बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पहले से ही इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। यदि हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलिटिक है या इलेक्ट्रोलाइट है तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नेगेटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये दोनों जो है चार्ज कैरियर होते हैं। तो इसमें यदि इसको हम लोग किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो इफेक्ट पड़ता है, इसके अलावा केमिकल जो फोर्सेस होते हैं उसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो खैर हम लोगों को केवल सॉलिड स्टेट कंडक्टर के बारे में अभी डिस्कस करना है, सॉलिड स्टेट कंडक्टर के बारे में डिस्कस करना है। तो हम लोग अपने आप को एसी तक जो है रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं और आगे चलते हैं। तो जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है, आइए इसको समझ लेते हैं। सपोज कि हमारे पास ये एक कंडक्टर है जिसको कि हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा लेफ्ट सरफेस पर और लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में इसके सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के इंड्यूस होने के कारण इसके अंदर भी एक फील्ड का इंडक्शन होगा, और ये फील्ड का इंडक्शन तब तक होता रहेगा जब तक कि ये जो इनिशियली हम लोग फील्ड अप्लाई किए हैं इसके इक्वल नहीं हो जाता है। जब इसके इक्वल हो जाएगा तो फील्ड का इंडक्शन क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो जो हमारा नेट फील्ड ई है, ई जो हमारा नेट फील्ड है वो कितना हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं ये हो जाएगा प्लस इक्वल टू जीरो। तो ये जो हमारा नेट फील्ड है इसके अंदर वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा जीरो। तो इनसाइड कंडक्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं कैसे बिहेव करता है, दूसरा रिजल्ट क्या मिलता है हमको। तो यदि हमारे पास कोई भी चार्ज कंडक्टर है, सपोज कि हम लोग एक स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर ले ले रहे हैं, ये स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा क्या होगा, नॉर्मल होगा, जस्ट आउटसाइड द सरफेस। यदि ये चार्ज है तो मतलब इस पे चार्ज है हर जगह, यहाँ पे हर जगह इस पे चार्ज है। यदि चार्ज कंडक्टर है तो इस पे जो हमारा फील्ड होगा वो हमेशा क्या होगा, नॉर्मल होगा। यदि सपोज करिए कि नॉर्मल नहीं होता है, एक केस ले लेते हैं, सपोज यदि ऐसा नहीं होता है तब क्या होगा। तो यदि ये नॉर्मल नहीं होगा, किसी एंगल पर होगा, तो उस एंगल के कारण इस चार्जेस पर एक फोर्स एक्ट करेगा। तो ये चार्ज क्या करेगा, मूव करना, ड्रिफ्ट करना, ड्रिफ्ट या फिर इसका जो है मूवमेंट जो है चार्ज का स्टार्ट हो जाएगा। जब इसका ड्रिफ्टिंग या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएगा तो हमको जो है इसके सरफेस पर एक मिलेगा करंट। और हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में या स्टैटिक कंडीशन में किसी भी कंडक्टर पर कोई करंट नहीं होता है। तो ये पूरी तरह गलत हो जाएगा, इसलिए जो है ये पूरा रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। इसलिए जो फील्ड लाइंस हैं वो किसी भी चार्ज कंडक्टर पे हमेशा क्या होंगी, हमेशा नॉर्मल ही होंगी। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो इंटीरियर होता है कोई भी कंडक्टर का, सपोज हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, तो हमारे पास कोई भी कंडक्टर है
अब यदि ये चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो इसके अंदर चार्ज का वैल्यू क्या होगा? तब तो जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस कंडीशन में जो इसके अंदर चार्ज होगा वो तो जीरो होगा। लेकिन यदि हम लोग सपोज करें कि इस पे कोई एक्सेस चार्ज दे रहे हैं, तो एक्सेस एक्सेस चार्ज क्या होगा? हमेशा जो है उसके सरफेस पर ही लाई करेगा। जब इसमें चार्ज नहीं होगा तो इसके अंदर फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। तो यदि हम लोग गॉस लॉ को अप्लाई करें और फील्ड इसके अंदर जीरो है, तो यदि हम लोग गॉस लॉ को अप्लाई करते हैं तो क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यदि ई का वैल्यू जीरो हो जाएगा, ई का वैल्यू जीरो हो जाएगा, कोई भी गॉसियन सरफेस तो हम लोग कहीं भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। तो ई यदि हमारा जीरो है, ई जीरो है, तो क्यू क्या हो जाएगा? क्यू भी जीरो हो जाएगा। तो अंदर तो कोई क्यू होगा नहीं, तो कहाँ पर होगा? केवल और केवल सरफेस पर होगा। ठीक है। तो जितने भी एक्सेस चार्ज हम लोग देते हैं वो सबका सब एक्सेस चार्ज जो है, यदि स्टैटिक कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में चार्ज जो है हमेशा कहाँ रिसाइड करेगा? उसके सरफेस पे। चार्ज विल ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द एक्सेस चार्ज विल ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। आगे चलते हैं और चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो जो चौथी प्रॉपर्टी है इसमें क्या है कि जो हमारा पोटेंशियल होगा, जो भी पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कंडक्टर में, चाहे इनसाइड हो या फिर आउटसाइड, वो हर जगह सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यदि कोई हम लोग कंडक्टर लिए तो इसके अंदर जो हमारा फील्ड होता है वो तो जीरो होता है। अब फील्ड यदि जीरो हो गया तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, मीन्स माइनस डेल वी अपॉन डेल आर। तो ई यदि जीरो है तो माइनस डेल वी अपॉन डेल आर इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट डेल वी इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो इनसाइड में भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अब सरफेस की बात कर लें। सरफेस पर यदि हम लोग जानते हैं कि कोई चार्ज कंडक्टर है तो जो फील्ड लाइंस होगी वो परपेंडिकुलर ही होगी। और हम लोग जानते हैं कि जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर हम लोग किसी भी चार्ज को मूव कराएंगे तो उस समय जो हमारा वर्क होता है वो जो है जीरो होता है। जब वर्क डन जीरो होगा, कोई वर्क करना ही नहीं होगा, तो उस कंडीशन में पोटेंशियल ऑन द सरफेस क्या होगा? यहाँ भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। तो ये चौथी प्रॉपर्टी है। लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखते हैं पांचवी प्रॉपर्टी क्या है। तो पांचवी प्रॉपर्टी सिंपली ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि कोई चार्ज कंडक्टर है, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी के। जैसे कि यहाँ पर हम लोग एग्जांपल देखें, ये एनसीईआरटी का फिगर है। हम लोग कोई यहाँ पे पील बॉक्स ले लें, मतलब एक स्मॉल सिलेंडर, जैसे खीरा होता है, सिलिंड्रिकल है, उसका एक हम लोग स्लाइस कट कर लें, समझो वो पील बॉक्स है, उसका हाइट बहुत ही कम होगा। और इस पील बॉक्स का जो कुछ पार्ट है वो इनसाइड द कंडक्टर है, बाकी जो है आउटसाइड द कंडक्टर है। तो जो इनसाइड द कंडक्टर होगा, चूंकि इनसाइड द कंडक्टर में जो क्यू होगा वो जीरो हो जाएगा। तो इनसाइड में यदि हम लोग फील्ड फाइंड करेंगे तो यहाँ फील्ड मिलेगा नहीं, ये तो जीरो मिलेगा। तो जो हमारा फील्ड मिलेगा वो किसके कारण मिलेगा? केवल आउटसाइड के कारण। और आउटसाइड के कारण जो फील्ड होगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आउटसाइड के कारण ही जो भी फील्ड मिलेगा वो हमारा नेट फील्ड हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि यदि डेल्टा एस हमारे पास जो है, ये हमने सरफेस एरिया ले लिया है, तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा वो हो जाएगा क्यू अपॉन डेल्टा एस, छोटे पार्ट के लिए।
क्यू का जो वैल्यू हो जाएगा, क्यू एनक्लोज का जो वैल्यू हो जाएगा, तो डेल्टा एस हो जाएगा। तो यदि यहाँ से हम लोग आउटसाइड में फाइंड कर लें कि कितना होगा, तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फार्मूला होता है वो फार्मूला ये होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर जो ई का वैल्यू हमको मिलेगा वो कितना मिलेगा, ये हमको पहले मिलेगा। एन कैप जो है वो डायरेक्शन बता रहा है कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वेक्टर ई का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये सिंपली होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के क्या होगा, डायरेक्टली। यदि चार्ज ज़्यादा हुआ सरफेस पर, सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हुई तो फील्ड भी ज़्यादा होगा। बस सिंपल सा इतना ही। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लेट अस डिस्कस दिस। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, नाम से ही लग रहा है कि किसी को शील्ड किया जा रहा है। शील्ड मीन्स होता है प्रोटेक्शन। जो वर्ड है शील्ड मीन्स प्रोटेक्शन। तो इसका जो डेफिनेशन होता है, टू मेक अ रीजन, टू मेक अ रीजन फ्री फ्रॉम, टू मेक अ रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, एनी इलेक्ट्रिक फील्ड is known as electrostatic shielding, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इसमें जो प्रॉपर्टी कंडक्टर की यूज की जाती है वो ये कि जो हमारा फील्ड होता है, फील्ड इनसाइड अ कैविटी, इनसाइड अ कैविटी ऑफ hollow कंडक्टर इज जीरो। तो फिगर से देख लेते हैं, ये एनसीईआरटी का ही फिगर है कि यदि हम लोग गॉसियन सरफेस यहाँ ले लें तो इसके अंदर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो हमको मिलेगा नहीं, तो कोई चार्ज डेंसिटी यहाँ नहीं होगी। और यदि चार्ज डेंसिटी जीरो हो गई तो जो हमारा फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा ये है। ठीक है, तो यदि कोई भी कंडक्टर हमारे अंदर हमारे पास है, सॉरी, हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, उसके अंदर एक केविटी है, उस केविटी में जो है हमको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सपीरियंस नहीं होगा। जैसे सपोज कि यदि हम लोग एक कार में बैठे हुए हैं, जो पूरी कार जो है मेटल की बनी होती है उसकी बॉडी, तो उसके अंदर तो पूरा हॉलो है, बाहर जो है वो मेटल बॉडी है। तो जैसे ही यदि मान लो कि थंडर स्टॉर्म हुआ, लाइटनिंग हुई, तो उस पे यदि बिजली गिरती भी है, स्ट्राइक भी करती है, तो अंदर जो है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सपीरियंस नहीं होगा एंड वी विल सेफ। यदि मान लो थंडरस्टॉर्म या लाइटनिंग हो रही है तो यदि हम लोग कार के अंदर बैठ जाएं तो सेफ रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, तो पोटेंशियल इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं, पोटेंशियल कांस्टेंट है जो कि हम लोग अभी जस्ट डिस्कस करके आए हैं, अभी पढ़े ही हैं। ये कंडक्टिंग बॉडी है, तो पॉजिटिव साइड में जो डेंसिटी है वो हमेशा जीरो से बड़ी होगी, और ये जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो हमेशा जीरो से छोटी होगी। लेकिन ये जो केविटी है, केविटी के अंदर चूंकि कोई चार्ज है ही नहीं, कोई चार्ज डेंसिटी नहीं है, तो इस कंडीशन में फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन पोटेंशियल क्या रहेगा, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, कोई ना कोई पोटेंशियल होगा। फील्ड भले ही जीरो हो जाए लेकिन पोटेंशियल जो है वो रहेगा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। इसका एप्लीकेशंस में तो एक तो ये जो हमने कार का एग्जांपल बताया कि कार जो है बिहेव करेगी लाइक केविटी, तो इसके अंदर भी नहीं होगा। दूसरा, यदि कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं या डिवाइसेस हैं, तो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को जो है वो मेटल कवर में लगा देते हैं, मेटल से कवर कर देते हैं, तो फिर उस पे जो है किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं होता और वो बच जाता है।
कोई भी एक्सटर्नल फील्ड के अफेक्ट से। ठीक है, तो वो फिर प्रोटेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कैपेसिटेंस। इसी को डिस्कस करने के लिए अभी हम लोग ये 5 6 उसकी प्रॉपर्टीज और कंडक्टर्स क्या होते हैं ये डिस्कस कर रहे हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, कैसे बिहेव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के लिए बेसिकली ये क्या है, ये भी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है। तो कैपेसिटेंस क्या है, तो इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू होल्ड द चार्जेज आर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तो इसकी प्रॉपर्टी हो गई, चार्जेज आर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी, सपोज ये कंडक्टर है तो ये किसी चार्ज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो होल्ड करेगा, इसी को हम लोग कहेंगे कि ये उसका कैपेसिटेंस या कैपेसिटी है। कितना चार्ज, या यदि ज़्यादा चार्ज होल्ड कर रहा है, ज़्यादा कैपेसिटी है, जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो लोग कहते हैं यदि कोई ज़्यादा पढ़ रहा है, ज़्यादा नॉलेज होगा, तो बोलते हैं इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है क्योंकि लंबे समय तक बैठ के पढ़ पा रहा है, ज़्यादा इसके अंदर नॉलेज है। तो ये कुछ ऐसा ही कंडक्टर के अंदर कि वो कितना चार्ज अपने अंदर ले सकता है, ये उसका कैपेसिटेंस या कैपेसिटी होता है। जैसे कि एक स्टूडेंट जो है अपने अंदर कितना नॉलेज जो है ले सकता है, नॉलेज चार्ज है और स्टूडेंट क्या है, कंडक्टर। ठीक है, लेकिन अब इसको, ये तो प्रॉपर्टी है, हम लोग इसको मैथमेटिकली भी डिस्कस करेंगे क्योंकि फिजिक्स जो है हमारा मैथ के बैसाखी से ही चलता है। तो ये क्या है बेसिकली, यदि सपोज कि ये यदि हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हम लोग चार्ज देते जाएं तो इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। जब चार्ज देते जाएंगे तो इसका फील्ड क्या होगा, फील्ड जो है बढ़ेगा। फील्ड बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग ये रिलेशन जानते हैं या नहीं पता है, तो ये तो जानते ही हैं, ये रिलेशन हम लोगों को पता है, हम लोग सिंपली ये रिलेशन यूज करते हैं जनरली। तो जैसे ही फील्ड बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो एक टाइम आएगा यदि हम लोग इसको क्यू चार्ज देते जाएं तो इसका पोटेंशियल क्या है, बढ़ता जाएगा और मैक्सिमम हो जाएगा। तो अभी केवल हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग जब इसको क्यू चार्ज दे रहे हैं तो इसका पोटेंशियल क्या है, वो बढ़ रहा है, मीन्स क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी ना। और क्यू अपन वी क्या होगा, कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कोई ना कोई कांस्टेंट हो जाएगा। और इसी कांस्टेंट को हम लोग कहेंगे सी। अब सी क्या है, तो जो कांस्टेंट हमारा सी है उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। अब एक ये हमें नया कांस्टेंट मिला है तो उसके यूनिट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ से हमको देखने में भले लग रहा है कि जो हमारा कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करता है चार्ज और वोल्टेज पर, लेकिन ऐसा है नहीं, भी बताते हैं। तो इसका यूनिट जो होता है कूलम पर वोल्ट हो जाएगा, सामने ही दिख रहा है। चार्ज का जो यूनिट होता है, द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, एंड जो वोल्टेज या फिर पोटेंशियल का यूनिट होता है वो वी हो, वोल्ट वोल्ट होता है। ठीक है, या फिर फैराडे को ऑनर करने के लिए कैपेसिटेंस का यूनिट, जो एसआई यूनिट जो होता है वो फैरड होता है। फैरड हमारा जो है बिग यूनिट है, बहुत ही बड़ा यूनिट है, तो इसके कुछ सब मल्टीपल्स यूनिट भी हैं। जैसे 1 मिली फैरड इक्वल टू हो जाएगा 10⁻³ फैरड। 1 माइक्रो फैरड इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻6 फैरड। 1 नैनो फैरड इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁹ फैरड। और
1 पिको फैरड इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻12 फैरड, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अभी हमने बताया कि जो हमारा सी है वो चार्ज या फिर पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता। ये किस पे डिपेंड करेगा? जो हमारा सी होता है ये डिपेंड करता है शेप और साइज पर। जो डिश शेप साइज पे डिपेंड करेगा। जो इसके अगल बगल मीडियम होता है, डाया इलेक्ट्रिक मीडियम या मीडियम होता है, डाया इलेक्ट्रिक मीडियम होता है, उस पे डिपेंड करता है। या फिर सराउंडिंग में यदि इसके नेबरहुड में नेबरहुड में कंडक्टर है कि नहीं, मतलब प्रेजेंस ऑफ कंडक्टर इन द नेबरहुड ऑफ दिस कंडक्टर। यदि कोई इसके अगल बगल, सपोज ये कंडक्टर है, इसके अगल बगल दूसरा कंडक्टर है, तो इससे जो है इसके कैपेसिटेंस पे जो है इफेक्ट पड़ेगा। तो इन चीज़ों पे जो है ये कुछ पॉइंट्स हैं कि नेबरहुड में कोई कंडक्टर है कि नहीं, प्रेजेंट है कि नहीं, उससे जो है इफेक्ट पड़ता है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे, शेप पर, साइज पर, इससे जो है इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन उसके चार्ज और पोटेंशियल से जो है उसके कैपेसिटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वो है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अभी तक हम लोग जो फाइंड किए थे कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, उसका फार्मूला ये था, ये फार्मूला याद करके रखना है। अब सपोज कि हमारे पास आर रेडियस का एक स्फेरिकल जो है वो कंडक्टर है, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, लेट अस फाइंड। तो यदि इस पर चार्ज है ऐसे, क्योंकि जो भी चार्ज होगा, एक्सेस चार्ज, वो कहाँ पर रिसाइड करेगा? अभी तो हम लोग पढ़ के आए हैं कि सरफेस पर ये रिसाइड करेगा। तो यदि ये स्फेरिकल शेप में है तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि इसका जो इफेक्टिव नेट चार्ज होगा, सपोज कि उसके सेंटर पर इफेक्टिव चार्ज है ना। तो यहाँ से यदि हम लोग पोटेंशियल फाइंड करें, सपोज जो हमारा चार्ज है, टोटल चार्ज है जो इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, वो क्यू है। तो यदि ये शेप में स्फेरिकल है, हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि ये जितना भी चार्ज है वो सबका इफेक्टिव चार्ज कहाँ पर है, इसके सेंटर पर है। तो पोटेंशियल इसके सरफेस पर कितना होगा इस कंडक्टर के, स्फेरिकल कंडक्टर के? तो हम लोगों को फार्मूला पता है, आर रेडियस है इसका, 1/4πε0। चार्ज का वैल्यू कितना है, कैपिटल क्यू है, और किस पर, आर डिस्टेंस पे हम लोग फाइंड कर रहे हैं, मतलब उसके सरफेस पर। तो ये तो हमारा आ गया इसका पोटेंशियल। अब हमको कैपेसिटेंस फाइंड करना है, फार्मूला अप्लाई करेंगे और v का वैल्यू इसी फार्मूले में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, एंड आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ v वी विल गेट, हमको क्या मिलेगा, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। क्यू क्यू से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो जो c का वैल्यू मिलेगा 4πε0 इंटू आर। ठीक है, अब यहाँ से ये क्लियर है कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मीन्स कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन इट्स शेप। मतलब शेप यदि ज्यादा होगा, यदि इसका शेप बड़ा होगा, रेडियस बड़ा होगा,
तो फिर उसकी कैपेसिटी भी क्या होगी, स्फेरिकल कंडक्टर की ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जैसे सपोज करते हैं कि हमारा जो अर्थ है, हमारा जो अर्थ है ये भी क्या है, स्फीयर है, लगभग स्फेरिकल ही है। हम लोग यही अपने फिजिक्स पढ़ने के लिए तो स्फेरिकल ही एज्यूम करके चलते हैं। और इसका जो रेडियस है वो है 6.4 इंटू 10⁻⁶मीटर। ठीक है, ये इसका रेडियस है। तो इसका कैपेसिटेंस कितना होता है हम लोग फाइंड करते हैं कि कितनी कैपेसिटी हमारे अर्थ की जो कि इतना बड़ा है। तो C इजकल टू 4πε0 इंटू आर, वैल्यू रख देते हैं। तो 4πε0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट 1/4πε0 इजकल टू 9 इंटू 10⁻⁹ implies that 4πε0 इजकल टू 1/9 इंटू 10⁹ आर का जो वैल्यू है वो हमें पता है 6.4 इंटू 10⁶ अपॉन 9 इंटू 10⁹ अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 0.9 से 1 जा 63, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 एंड सो ऑन ऐसे रहेगा। ये चला जाएगा ऊपर तो ये 10⁻⁻9 हो जाएगा। जो हमको मिलेगा 0.711 इंटू 10⁻6-9 क्या मिलेगा। यदि इसको भी हम लोग 10 के पावर में रिप्रेजेंट कर दें तो ये हो जाएगा 711 इंटू 10⁻⁻6 ना। ये -3 यहाँ का बचा हुआ है और -3 इसका भी, ये इतना हो जाएगा फैरड, या फिर जो है ये हो जाएगा 711 माइक्रो फैरड। तो जो हमारा कैपेसिटी ऑफ अर्थ है या कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ है कितना है, केवल 711 माइक्रोफैरड है, जबकि हमारा अर्थ शेप में इतना बड़ा है। तो कहीं न कहीं फिर हमारे मन में ये भी क्वेश्चन आएगा कि 1 फैरड के लिए कितना बड़ा हमारा कैपेसिटर होना चाहिए, जिसकी कैपेसिटी कितना हो 1 फैरड। तो देखते हैं कि C इक्वल टू यदि 1 फैरड है तो कितना बड़ा होना चाहिए। तो वैल्यू रख देते हैं फिर इसी फार्मूले से, तो 4πε0 इंटू आर इक्वल टू 1। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0, इतना मीटर होना चाहिए। और हम लोग जानते हैं वी नो दैट वैल्यू ऑफ 1/4πε0 कितना है 9 इंटू 10⁻9, इतना मीटर, या फिर 9 इंटू 10⁶ किलोमीटर। मतलब ये 90 लाख किलोमीटर उसका केवल रेडियस है। तो यू कैन इमेजिन कि हाउ मच बिगर इट इज, कितना बड़ा है। तो ये 90 लाख किलोमीटर उसका केवल रेडियस है। इतने बड़े साइज का जब हमारे पास कैपेसिटर होगा, स्फेरिकल कैपेसिटर, तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी 1 फैरड। तो इसीलिए जो है इसके सब मल्टीपल्स बताए गए हैं। जो ये फैरड यूनिट है, एक बार इसको फिर मैं बता देता हूँ। 1 मिली फैरड का कितना होता है 10⁻⁻3 फैरड। 1 माइक्रो फैरड 10⁻⁻6 फैरड। 1 नैनो फैरड इक्वल टू 10⁻⁻9 फैरड। और 1 पिको फैरड का कितना हो जाएगा 10⁻⁻12 फैरड। सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे उसमें यही 1 पिको फैरड देखने को मिलेगा ना। हम लोगों के पास जो कैपेसिटर्स होते हैं वो इसी रेंज के होते हैं। तो अब जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैपेसिटर। सामने आप इमेज में देख सकते हैं ये कैपेसिटर्स है। जो हमारे घर में फैन यूज होता है उसमें भी जो कंडेंसर लगा होता है वही कैपेसिटर होता है। इसका काम ही यही होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को होल्ड करना, फिर पहले चार्ज करना, फिर डिस्चार्ज करना, ताकि प्रॉपर अमाउंट में, बार बार हाई अमाउंट में एनर्जी सप्लाई होती रहे। क्योंकि इन डिवाइसेस को चलाने के लिए बहुत ही लार्ज अमाउंट में एनर्जी लगती है। तो जहाँ पर लगेगा वहाँ पे चार्ज क्या करेगा, ये कैपेसिटर, या कैपेसिटर को कंडेंसर बोलते हैं, चार्ज डिस्चार्ज होता रहेगा। तो जितने भी बड़े अप्लायंसेस है सब में यूज होता है। फैन का एक हमने एग्जांपल दे दिया, बाहर ही रहता है, आप लोगों ने देखा होगा मैक्सिमम टाइम। ठीक है, तो क्या होता है, कैपेसिटर कैसे वर्क करता है। तो कैपेसिटर बेसिकली कंडक्टर से ही बनता है। तो सपोज यदि हमारे पास एक कंडक्टर है कोई भी,
और इसको हम लोग चार्ज देना स्टार्ट करेंगे। अब इसको यदि हम लोग चार्ज देना स्टार्ट करेंगे तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो एक टाइम आएगा जब इसका पोटेंशियल और जो फील्ड है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब एक लिमिट तक ही ना हम लोग, जैसे खाना ही खाना हो तो एक लिमिट तक खा सकते हैं, ऐसे इसको चार्ज देते जाएंगे तो एक लिमिट तक क्या होगा, इसका वोल्टेज बढ़ते जाएगा या फील्ड बढ़ते जाएगा। एक टाइम आएगा कि जब हम लोग इसको यदि और चार्ज देंगे तो वहां पे हो जाएगा ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का क्या मतलब है कि जो उसकी सराउंडिंग एयर है उसमें वो चार्ज या तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा या फिर लीक करने लगेगा। किसमें करेगा, इन एयर या फिर सराउंडिंग एयर में ये क्या करेगा, लीक करने लगेगा। कितना वैल्यू होता है जिसपे कि ब्रेकडाउन जो है वो स्टार्ट हो जाता है किसी मीडियम का, तो एयर के लिए जो वैल्यू होता है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर होता है। इससे नीचे के वैल्यू पे तो उसकी जो डाया इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है एयर की वो तो एग्जिस्ट करेगी, लेकिन इसके बाद वो ब्रेक हो जाएगी। तो सपोज कि यदि कोई मीडियम है, डाया इलेक्ट्रिक है, तो डाया इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यही होता है। डाया इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को भी यहाँ से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो डाया इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू विच डाया इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, या फिर इसी को कहते हैं इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। डाया इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी आर इंसुलेटिंग इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विद स्टैंड, मतलब वहां तक होल्ड रहे, रुकी रहे, जहां तक स्टैंड रहे, उसको बोलते हैं डाया इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। किसका, मीडियम का। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द डाया इलेक्ट्रिक या फिर इंसुलेटर, जो भी मीडियम है। ठीक है, तो ये उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। यदि इससे ज्यादा हम लोग चार्ज देते जाएंगे, फील्ड इस 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर से ज्यादा हुआ तो जो भी चार्ज देंगे वो क्या कर जाएगा, लीक कर जाएगा एयर में या फिर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये कंडक्टर की फिर तो कैपेसिटी जो है वो क्या हो गई, फिक्स हो गई। अब इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा कि स्मॉल होगा। कोई आइसोलेटेड हमारे पास एक एक सिंगल कंडक्टर है, तो जो उसका कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, वो फिक्स रहेगा, वो बहुत स्मॉल होगा, बहुत ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा अमाउंट में हम लोग चार्ज नहीं दे सकते। तो अब क्या करें, तो अब हम लोग जो अपना कैपेसिटर बनाएंगे उसके लिए कुछ प्रिंसिपल डेवलप किए हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। अब कैसे करेंगे, तो सपोज हमारे पास जो है दो कंडक्टर हैं, ऐसे प्लेट्स हैं। अब हमने क्या किया कि जो ये हमारा फर्स्ट कंडक्टर है, प्लेट्स है, और ये हमारा सेकेंड है, तो इसको हमने दे दिया पॉजिटिव चार्ज है, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। इधर भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा, अभी उसको दिखा नहीं रहे हैं। तो ड्यू टू इंडक्शन ये जो प्लेट है इसके इस सरफेस पे हो जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज, और इस सरफेस पे राइट साइड में जो सरफेस है इस पे क्या हो जाएगा, सेम अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, सपोज कि इसका जो पोटेंशियल है इस प्लेट का v है, तो ये वाला जो यहाँ पे नेगेटिव -q चार्ज है और यहाँ पे तो +q चार्ज है, इसके कारण इस प्लेट का पोटेंशियल इसके इफेक्ट के कारण क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा v-kq/, सपोज कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है स्मॉल r है, या r1 कर लेते हैं ना। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका पोटेंशियल पहले v था, अब जो है वो कितना हो गया, v से कम हो गया।
निगेटिव चार्ज के कारण। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण पोटेंशियल तो बढ़ेगा। तो कितना हो जाएगा, V प्लस के, इधर पे पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस Q हो जाएगा। और डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो सपोज कि इसको हम लोग कर लेते हैं R2। R2 क्या है, इज ग्रेटर देन R1 है। तो इसका मतलब कि यदि R2 हमारा ज़्यादा है तो ये वाला जो पोटेंशियल होगा वो कम होगा इसके कंपैरिजन, मतलब कि निगेटिव वाले का इफेक्ट ज़्यादा होगा क्योंकि वो पास है, तो टोटल पोटेंशियल जो होगा वो कम हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि जब ज़्यादा पोटेंशियल होगा तो हम लोग को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, जो भी चार्जेज हैं उसको उस पर डालने के लिए, प्लेट पर मूव कराने के लिए, देने के लिए। लेकिन जैसे ही हम लोग देख रहे हैं कि इस निगेटिव वाले का इफेक्ट ज़्यादा हुआ, इन दोनों के इफेक्ट को यदि हम लोग देखें तो इस पे पोटेंशियल कम ही होगा ना। तो जैसे ही कम हुआ वैसे ही हमें मौका मिल जाएगा कि हम और जो है चार्जेस को क्या करें, इस पे डाल सकें। जैसे ही पोटेंशियल कम हुआ वैसे ही और चार्जेस को डालेंगे। लेकिन फिर भी ये भी बहुत इफेक्टिव नहीं होगा, एक लिमिट तक ही हम लोग चार्ज दे पाएंगे, उसके बाद क्या होगा कि इसका पोटेंशियल हाई हो जाएगा, वही फिर लीक करने वाली समस्या आएगी। तो हम लोग क्या करें, यदि इसको क्या करें, अर्थ कर दें ना, इसको यदि हम लोग अर्थ कर दें, अब ये हो गया हमारा अर्थिंग या ग्राउंडिंग, जो इसका ये वाला फेस है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। तो अब इस पूरे पर बचेगा क्या, यहाँ पे पोटेंशियल भी हो गया, इसको कर दिया हमने, तो पूरे पे क्या बचेगा, केवल निगेटिव चार्ज बचेगा, क्योंकि इसको तो हमने अर्थ ही कर दिया है। तो अब निगेटिव के कारण इसका जो पोटेंशियल है फिर केवल कम हो जाएगा, ये वाला सिनेरियो। तो V क्या हो जाएगा, जो नया हमको V मिल रहा है, सपोज कि नया V जो है वो V1 है, तो V1 जो है वो लेस देन V होगा। फिर हमको मौका मिल जाएगा, हम और चार्ज जो है इम्पोज करेंगे। और फिर ड्यू टू इंडक्शन यदि इस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो जितना भी आता जाएगा सबका सब क्या होता जाएगा, अर्थ होता जाएगा, क्योंकि हम लोग अर्थिंग दे दिए हैं। तो इस पे कितना भी चार्ज डालते जाएंगे, ये स्मॉल स्पेस में जो है हम लोग क्या करते हैं, कर सकते हैं, स्मॉल स्पेस में जो है लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो यही प्रिंसिपल है या कॉन्सेप्ट है एक कैपेसिटर को बनाने का। तो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे ही बनाते हैं, यदि हम लोग एक कंडक्टर के बजाय दो कंडक्टर ले लें, एक का जो दूसरा वाला फेस है उसको हम लोग अर्थ कर दें, अर्थिंग कर दें, तो कम स्पेस में ही हम लोग वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज कैन स्टोर इन दैट अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर। अच्छा, अब हमने अभी कहा कि अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर, तो यहीं से डेफिनेशन जो है वो कैपेसिटर का निकल करके आएगा। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं, कैपेसिटर होता गया है। तो बेसिकली दिस इज, जो हमारा कैपेसिटर है उसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, क्या होता है कैपेसिटर, अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स separated by an insulating medium। दो कंडक्टर हो जिसको कि इंसुलेटिंग मीडियम से क्या करें, सेपरेट कर सके। और ये किस यूज में आता है, दैट इज यूज टू स्टोर चार्जेज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इसका जो है डेफिनेशन है। और सिंपल सा डेफिनेशन है कि जो हमारा कैपेसिटर होता है टू कंडक्टर्स का अरेंजमेंट है,
जो कि एक इंसुलेटिंग मीडियम से क्या किया गया हो, सेपरेट किया गया, या सिंपली ऐसे कर देते, दो कंडक्टर जब किसी इंसुलेटर से सेपरेट किया गया हो तो इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, कैपेसिटर। दिस इज नोन एज कैपेसिटर। आगे मूव करते हैं और डिस्कस करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये भी एनसीईआरटी का ही फिगर हमने लिया हुआ है। एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, यहाँ पे हम लोग ये जो सिंबल दिखाए हैं, ये हमारा सिंबल है कैपेसिटर का। किसका? स्टैटिक कैपेसिटर का। ये पॉइंट छूट गया था, जान लेते हैं। तो और वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल क्या हो जाएगा? ये हमारा ऐसे यदि रहे तो ये वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल है। ठीक है, ये वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल है। तो हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम पेन थोड़ा सा कर लें इसके लिए चेंज, ताकि दिखे प्रॉपर वे में। सपोज कि इस ये जो हम लोग पॉजिटिव चार्ज देंगे, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ के कारण यहाँ पर भी फील्ड होगा। पहले वाले प्लेट पर यदि हम लोग पॉजिटिव चार्ज देंगे तो यहाँ भी क्या होगा, फील्ड ऐसे होगा। पॉजिटिव चार्ज इस पर भी रहेगा ना। तो ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके दूसरे वाले सरफेस पर भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और फील्ड लाइंस क्या होंगी, ऐसे रहेंगे। तो ये दोनों जो इसके फर्स्ट सरफेस का जो फील्ड है और सेकेंड प्लेस के जो आउटर साइड का फील्ड है, ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है और अमाउंट इक्वल होगा, तो ये जीरो हो जाएंगे। तो इसको हम यही बता दे रहे हैं, बाद में इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी कैंसिल हो चुके। ये पूरे प्लेट पे जब हम लोग इसको चार्ज देते हैं बैटरी के थ्रू या फिर किसी और भी तरीके से, तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है ना, इसका दोनों फेस। लेकिन इस पे ड्यू टू इंडक्शन ये वाला फेस नेगेटिव चार्ज होगा जो पॉजिटिव चार्ज के सामने रहेगा, और ये वाला होगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो सपोज कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में वी हैव टू प्लेट्स ऑफ द सेम लेंथ एंड सेम सरफेस एरिया ए। दोनों का सरफेस एरिया है, दोनों पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, सिग्मा है। एंड दिस टू आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डी, ना एक डिस्टेंस डी से सेपरेट किए गए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसका जो है देख लेते हैं डेरिवेशन, क्योंकि इसका भी हम लोगों को फाइंड करना है कैपेसिटेंस। तो जो सरफेस एरिया है दोनों प्लेट का वो कितना है, सरफेस एरिया कितना है, ए है सपोज। जो चार्जेज हैं ऑन ईच प्लेट वो कितना है, क्यू है। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी चूंकि सिग्मा है, तो एरिया ए दिया हुआ है, तो ये क्यू का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। तो सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन ईच प्लेट। ठीक है, हम लोग फाइंड कर लेते हैं फील्ड। तो अब चूंकि पहले से ही पढ़ के आए हैं, फील्ड क्या हो जाएगा, ये वाला केवल फील्ड हमको मिलेगा इसके कारण ही। बाकी ये तो दोनों एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे। इसके ये दोनों प्लेट के बीच में जो फील्ड होगा यही हमारा फील्ड जो है वो कंसीडर होगा। तो हम इसका वैल्यू हो जाएगा सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। और वी नो दैट ई इक्वल टू क्या होता है, निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट ना। तो जो डेल्टा आर है वो डी के इक्वल है। यदि हम लोग वोल्टेज ये पूरा वी है और डिस्टेंस जो है डी है, तो ये हो जाएगा वी इक्वल टू ई इंटू डी। तो ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो ये आ गया वी का वैल्यू, वी का वैल्यू आ गया। अब सी कैसे फाइंड करेंगे, सी इक्वल टू होता है क्यू अपान वी, और हम लोग जानते हैं क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए है, और वी इक्वल टू कितना है, सिग्मा अपान
एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा एंड सिग्मा विल बी कैंसल, तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? सी का वैल्यू आ जाएगा सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जो हमारा वैल्यू आया हुआ है, जो हमारा सी का वैल्यू आया है, सी इक्वल टू है ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो हम लोग देख सकते हैं सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट्स, मतलब यदि सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ तो हमारा जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। और उनके बीच जो डाया इलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है, इंसुलेटिंग मीडियम, उस पर भी डिपेंड कर रहा है। यदि वो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा हुआ, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ज़्यादा हुई, तो भी क्या होगा? हमारा कैपेसिटेंस जो है वो ज़्यादा होगा। एयर ले लें, वाटर ले लें, कोई और भी डाइलेक्ट्रिक रख दें तो उसका क्या होगा? कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन डी, मतलब कि जो हमारा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी के। यदि डी हमारा ज़्यादा हुआ तो सी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब जितना ही कम डिस्टेंस पे दोनों रखे जाएंगे उतना ही ज़्यादा उसकी क्या होगी? कैपेसिटी होगी। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटेंस जो है शेप, साइज, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। डायरेक्टली सेम वही है जो हम पहले कैपेसिटेंस में डिस्कस करके आए हैं, सेम वही। ठीक है। तो यदि सपोज कि यदि हमारे पास कोई एक प्लेट है जिसका कि 1 मीटर स्क्वायर जो है वो सरफेस एरिया है, और एक दूसरे से 1 मिलीमीटर डिस्टेंस पे रखे गए हैं, ठीक है, देन व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स पैरेलल प्लेट के? तो वैल्यू पुट कर देंगे। 1 मीटर स्क्वायर है, एप्सिलॉन नॉट का पता ही है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। और जो डी हमारा 1 मिलीमीटर है, इसको चेंज कर लेंगे मीटर में, तो ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर। तो कितना वैल्यू आ जाएगा? ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो जो हमको वैल्यू मिलेगा 8.85 इंटू 10⁻⁹, ये हो जाएगा फैरड। इतना जो है फैरड, यदि 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया का दो प्लेट है और 1 मिलीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो इतना उसका जो है कैपेसिटेंस होगा या कैपेसिटी होगी। ठीक है, आगे मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इंसुलेटर। अब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कंडक्टर, अब बारी है इंसुलेटर की। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंसुलेटर के बारे में, और एक इंसुलेटर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में कैसे बिहेव करता है, आइए जानते हैं। तो पहले तो यही जान लेते हैं कि इंसुलेटर्स क्या होते हैं। दोज मटेरियल्स which those materials which do not allow physical movement through them are known as insulators। ये इंसुलेटर्स होते हैं जिससे कि हो करके चार्जेज, फिजिकल मूवमेंट ऑफ चार्जेज जो मेन है वो छूट गया, तो जो ऐसे मटेरियल्स जिससे होकर के चार्ज जो है पास ना कर सके, या जो मटेरियल्स अलाउ ही नहीं करते हैं कोई भी चार्ज उनसे होकर के पास कर सके, ऐसे सभी मटेरियल्स को बोलते हैं इंसुलेटर्स। फॉर एग्जांपल ग्लास है अपना, पेपर है,
वाटर है, लेकिन उसमें भी डिस्टिल्ड वाटर, डर्टी वाटर नहीं। वुड है, प्लास्टिक है, रबर है, ये जितने भी सब्सटेंस हैं इस तरह के, ये सब के सब क्या है, इंसुलेटर्स हैं। वाटर भी है, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर की बात कर रहे हैं, क्लीन वाटर होना चाहिए, डर्टी वाटर नहीं। डर्टी वाटर भी है लाइक कंडक्टर। तो ये तो हो गया इंसुलेटर। अब जो है डाइलेक्ट्रिक्स एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, जो इंसुलेटर्स होते हैं, क्योंकि उसमें ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज होते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड में आते ही, जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में, कि यदि हम लोग किसी भी इंसुलेटर को रब करते हैं तो उसपे से एक टाइप का चार्ज निकल करके ये नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज दूसरे पे चला जाता है, तो टू टाइप्स के चार्जेस होते हैं, इसलिए उसको डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं, या वो पोलराइज भी होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो कैसे पोलराइज होते हैं, क्या होता है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो कंडक्टर का जस्ट अभी हम लोग डिस्कस करके आए हैं। तो यहाँ पे यदि हम लोग सामने फिगर में देखें, ये भी एनसीईआरटी का फिगर है। तो ये कंडक्टर हमारा, यदि हम लोग कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो ये तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब इसमें जो भी इसके इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स होंगे, जो भी चार्जेज होंगे, तो जो निगेटिव चार्जेज हैं वो जो है इसके लेफ्ट, कंडक्टर के लेफ्ट वाले सरफेस पे इंड्यूस हो जाएंगे, और पॉजिटिव वाले इसके राइट पे इंड्यूस हो जाएंगे। ये इसका इंडक्शन तब तक होता रहेगा जब ये चार्ज इंड्यूस हो गए, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव फील्ड लाइन्स यहाँ पे पास करेगी, तो इसके कारण एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट होगा, प्रोड्यूस होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, उसका इंडक्शन तब तक होता रहेगा जब तक कि ये जो हमारा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके इक्वल ना हो जाए। तो जब हमारा नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वो जीरो हो जाएगा, तो फिर इसका इंडक्शन हो जाता है बंद। ठीक है, तो इसीलिए इसके कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर कोई फील्ड नहीं मिलता है। लेकिन अब एक डाइलेक्ट्रिक ले लेते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक जब हम लोग ले लेंगे तो उसमें भी कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिलेगा, लेकिन जो हमारा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा क्या होगा, जो हमारा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे ज़्यादा होगा। तो उससे ज़्यादा होगा तो ये कभी भी जो है जीरो के इक्वल नहीं होगा। मतलब इस केस में हमको जो है एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जो है देखने को मिलेगा, जिसकी डायरेक्शन जो है उसी अप्लाइड फील्ड की ही डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो ये कैसे बिहेव करता है, तो इसको समझते हैं। तो सपोज कि जो हमारा डाया इलेक्ट्रिक है, अब जब हम लोग उसको किसी भी फील्ड के अंदर रख दे रहे हैं, तो वो पोलराइज होता है। कैसे पोलराइज होता है, तो उसको जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो जैसे हम लोग पहले बात कर ले नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स किसे कहेंगे, तो इस तरीके के मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, सेंटर जो होता है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज कोइंसाइड। तो ये ऐसे जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कि उनका सेंटर ऑफ मास ही कह लें या सेंटर कह लें, जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेंटर होता है वो कोइंसाइड करता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फिगर में हाइड्रोजन है, तो इनका जो सेंटर है वो यहाँ पर हो जाएगा इस मॉलिक्यूल्स का। ऐसे ही एक और एग्जांपल्स है, ये तो हाइड्रोजन का होगा, CO2 हो गया, O2 हो गया। हाँ, तो इनके जो ये सेंटर्स होंगे वो क्या होंगे, वो कोइंसाइड करेंगे। जैसे CO2 हमने मॉलिक्यूल ले लिया तो इसका भी सेंटर क्या गया, कोइंसाइड करेगा।
लेकिन पोलर के केस में क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज, वो क्या हो जाएगा, एंड नेगेटिव चार्जेज सेपरेटेड। ये क्या होते हैं, अलग अलग रहते हैं, ये सेपरेट रहते हैं। जैसे कि HCl जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है, H2O है, तो ये फील्ड में रखे हों, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रहें या न रहें, ये जनरली भी जो हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं इन जनरल भी ये क्या रहेंगे, पोलराइज रहेंगे, सेपरेटेड, इनका पॉजिटिव नेगेटिव चाहे वो सेपरेट सेपरेट रहेगा, दिखेगा कि मतलब थोड़े डिस्टेंस पर हैं। और जो हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो फील्ड में यदि नहीं रखे हुए हैं, जनरली ऐसे स्टैटिक कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में उनका जो सेंटर है वो कॉन्साइड करेगा। अभी के लिए हम लोग इतना जानते हैं। अब जानते हैं कि जब हम लोग इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तब क्या होगा। तो जब हम लोग उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो जैसे ये है, हम लोग देख सकते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का फिगर ऊपर बना हुआ है। जब हमारा फील्ड यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई ही नहीं किया गया, जीरो फील्ड है, तो उस कंडीशन में इस वाले फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि इस उसका पॉजिटिव और नेगेटिव का जो सेंटर्स है वो कॉन्साइड कर रहा है, एक ही सेंटर है दोनों का। ठीक है, ये अपना एक ही सेंटर के साथ मस्त रह रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग कोई फील्ड अप्लाई कर दिए, यहाँ प्रेजेंस ऑफ फील्ड हो गया, तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही हमने फील्ड अप्लाई कर दिया है तो जो इसका नेगेटिव चार्ज है वो स्लाइटली क्या हो गया है, ये मूव कर गया है, किसकी तरफ शिफ्ट हो गया है, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, सब में यही हो गया। और भी यदि मॉलिक्यूल्स हम लोग ले लें सब में ये हो जाएगा, जितने भी लेना चाहें। ठीक है, सब में नेगेटिव चार्ज जो है जो हमारा फील्ड होगा उसके अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें पोलर मॉलिक्यूल्स में, पोलर में तो पहले से ही पता था कि ये दोनों अलग अलग रहेंगे, यहाँ पे हैं भी स्लाइटली जो है सेपरेटेड है, लेकिन ओरिएंटेशन इनका कुछ भी है, मतलब कौन किधर, किसी में पहले जो है पॉजिटिव चार्ज है, किसी में बाद में है, किसी भी तरीके से अलाइनमेंट मतलब फिक्स नहीं, रैंडम अलाइनमेंट है ना। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने फील्ड अप्लाई किया, हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस सभी का जो है क्या हो गया, अलाइनमेंट हो गया है ना। सभी मॉलिक्यूल्स के अलाइनमेंट हो गया है, जो नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ है ना, नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव एक साइड। नेगेटिव जो है वो अपोजिट है किसके, अपोजिट है वेक्टर ई के। ठीक है, तो इनके जो जैसे यदि हम लोग पिछले फिगर में देखें तो अब ये जो हमारा इस फिगर में यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर अब इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, जो हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल से, इसका डाइपोल मोमेंट तो जीरो होगा, इसका कोई डाइपोल मोमेंट होगा नहीं ना। डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा, डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। लेकिन यदि पोलर के केस में देखें तो डाइपोल मोमेंट क्या करेगा, इसका रहेगा ना। तो ऐसे एक इन लोगों का डाइपोल मोमेंट होगा। लेकिन यदि यहाँ पर हम लोग देखें तो ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का यहाँ तो डाइपोल मोमेंट ठीक है, जीरो है, इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो बहुत ही रैंडम है ना। तो रैंडमली टू एंड फ्रो है, तो इससे कंडीशन में नेट जो डाइपोल मोमेंट निकल के आएगा जीरो आएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग फील्ड को अप्लाई कर देंगे, तो फील्ड को अप्लाई करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि एक नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो हमको मिलेगा, कुछ ना कुछ जो है मिलेगा, कोई ना कोई इसका अमाउंट जो है हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो जब फील्ड को अप्लाई करने में या किसी भी फील्ड में हम लोग रख दे रहे हैं, तो जो हमारा
पोलर या नॉन पोलर मॉलिक्यूल से हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में फील्ड का जो है इफेक्ट हो रहा है, दोनों एक दूसरे को अलाइन कर रहे हैं। अलाइन करने के बाद सब में हमको जो है, अब आफ्टर जो है पुटिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड और आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको जो है एक क्या देखने को मिल रहा है, नेट डाइपोल मोमेंट देखने को मिल रहा है दोनों केस में ना। नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। तो जब हम इसमें ये देख रहे हैं कि पूरे के पूरे पॉजिटिव चार्ज का शिफ्टिंग एक तरफ हो जा रहा है, स्लाइटली जो है अवे शिफ्ट हो जा रहे हैं, और जो नेगेटिव चार्ज है वो स्लाइटली टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड शिफ्ट हो जा रहे हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि ये पोलराइजेशन हो जा रहा है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो जा रहा है। तो यदि हम लोग डिफाइन करना चाहें कि पोलराइजेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, देन वी कैन डिफाइन इट। तो जो हमारा पोलराइजेशन होता है, यदि हम लोग पोलराइजेशन का डेफिनेशन लिखें तो पोलराइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P एंड दिस इज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या हो जाता है पोलराइजेशन, इज डिफाइंड एज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक रिलेशन ये भी है। तो यहाँ पर जो काई है वो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है, ये कांस्टेंट है और डायमेंशनलेस है। ठीक है, तो पोलराइजेशन बेसिकली क्या होता है, पोलराइजेशन हमारा होता है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो वैल्यू है, यदि हम लोग डाइपोल मोमेंट सपोज कि हमारे पास कोई डी लेंथ का इन दोनों का ही सपोज करें कि इनके इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है, एक ये मॉलिक्यूल को हम लोग कंसीडर करें, और डी डिस्टेंस से सेपरेट हैं। इनका जो वॉल्यूम है, किसी का भी स्लाइटली के लिए ले लेते हैं, तो वो हो जाएगा डी इंटू ए। छोटे एरिया के लिए किसी के भी लिए भी ले लेते हैं तो डी डी से कैंसिल हो जाएगा, क्यू अपान ए बचेगा। तो जो क्यू अपान ए है, ये हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारा है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ है पोलराइज्ड मॉलिक्यूल। एक के लिए निकालें, सबके लिए भी ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। तो जो हमारा पोलराइजेशन होता है वो आफ्टर पोलराइजेशन जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसी के इक्वल होता है। तो ये भी एक रिलेशन है। ठीक है, अब हम लोग ये वाला फिगर देखते हैं। इसमें हम लोग यदि ध्यान से देखें तो जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, सभी के सभी जो है मॉलिक्यूल्स यहाँ पर पोलराइज हैं। तो जैसे ये सपोज कि ये मॉलिक्यूल्स पहला वाला है, पहले वाले मॉलिक्यूल्स में जो इसका पॉजिटिव है वो दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव से क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। फिर दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स का तीसरे वाले मॉलिक्यूल्स का दूसरे मॉलिक्यूल्स का पॉजिटिव तीसरे मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ऐसे ही इसका फिर, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा ये एरिया है जो ब्लू पार्ट से शेडेड है, इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो तो न्यूट्रलाइज हो ही नहीं रहा है, किसी से भी नहीं हो रहा। और जो दूसरा सरफेस है, राइट का सरफेस है, राइट का जो सरफेस है, ये उसका जो ब्लू शेडेड पार्ट है, इसका भी पॉजिटिव चार्ज जो है वो भी न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रहा है, अनन्यूट्रलाइज है। तो इसके लेफ्ट वाले सरफेस पर एक हमको
माइनस सिग्मा पी जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी मिल जाएगी आफ्टर पोलराइजेशन, इसीलिए पी लिखे हैं इसको। और इस वाले पे पॉजिटिव सिग्मा पी सरफेस चार्ज डेंसिटी मिल जाएगी। इसके कारण जो है एक यहाँ पे डाइपोल मोमेंट हमको देखने को मिलेगा, नेट डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट हमको पता है ना कि नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है ना, इसकी डायरेक्शन जो होती है डाइपोल मोमेंट की नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव, तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो एक नेट जो है हमको इसके कारण इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन यदि फील्ड की बात करें तो फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, एक फील्ड जो है वो ड्यू टू पोलराइज्ड मॉलिक्यूल इधर होगा। ठीक है, अब जो नेट फील्ड की बात, ये तो इसके कारण फील्ड मिला, नेट फील्ड की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, इसमें से जो हमारा अप्लाइड फील्ड है उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, नेट फील्ड मिलेगा। ठीक है, ये जीरो नहीं होता है, ये हमको कुछ ना कुछ नेट फील्ड जो है मिलेगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि चाहे कोई पोलर मॉलिक्यूल हो या नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, कोई भी डाइलेक्ट्रिक हो, इंसुलेटर हो, यदि हम उसको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद वो पोलराइज हो रहा है, उसके पोलराइजेशन के कारण हमको एक नेट डाइपोल मिल रहा है। और जो हमारा डाइपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है जो ड्यू टू पोलराइज मॉलिक्यूल्स, उसका डायरेक्शन किधर है, अगेंस्ट द आर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, नेट फिर हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। इन सब कॉन्सेप्ट का जो है हम लोग यूज करेंगे आगे। ठीक है, और हम लोग एक रिलेशन के बारे में यहीं पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि उसका यूज हम करेंगे। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि सपोज कि यदि हमारा कोई फील्ड है ई नॉट वैक्यूम के लिए, और यदि हम लोग कोई फिर मीडियम में फील्ड फाइंड करें, नेट फील्ड, जो कि हम यहाँ पे ये लिखे हुए हैं वेक्टर ई, तो वेक्टर ई का जो वैल्यू है ई नॉट माइनस ई पी है ना। तो ये किसके इक्वल हो जाता है, ये इक्वल हो जाता है डाया इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कप्पा के इक्वल हो जाता है। बहुत लोग इसको के बोलते हैं, के नहीं, ये ग्रीक लेटर, कैपिटल ग्रीक लेटर है कप्पा। कप्पा से जो है हम लोग क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ से एक रिलेशन हमको मिलेगा, वेक्टर ई नॉट माइनस वेक्टर ई पी इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसका हम लोग यूज करेंगे, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे बताया हुआ है। तो अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए हैं वो, इसका जो है एक समरी ये है कि यदि कोई भी डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, रखते हैं, तो उसमें पोलराइजेशन होता है। उस पोलराइजेशन होने के कारण हमको जो है एक नेट फील्ड उसके अंदर देखने को मिलेगा, जो कि जो अप्लाइड फील्ड है उसको कम करेगा, जितना भी हो सके छोटे से ही अमाउंट में इफेक्ट करेगा, लेकिन करेगा, वो उसको कम करेगा। ठीक है, पोलराइजेशन क्या होता है ये हमने बता दिया है। चाहे नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो चाहे पोलर मॉलिक्यूल हो, दोनों के दोनों टाइप के डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उसमें पोलराइजेशन भी होता है, इफेक्ट भी आता है, और वो जो अप्लाइड फील्ड है उसके इफेक्ट को रिड्यूस भी करता है। बस हमको अभी इतना जो पूरा का पूरा प्रपंच है एनसीईआरटी का, उसका मीनिंग यही है। पोलराइजेशन क्या होता है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, और यही जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द पोलराइज मॉलिक्यूल के इक्वल भी होता है, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है,
ये एक रिलेशन होता है, ये रिलेशन कंपटीशन वगैरह में कभी कभी पूछा जाता है। एग्जाम में पूछे जाने का चांस कम है, लेकिन जानते रहिए। जो काई ई है वो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी होती है, ये यहाँ पर जान गए। फिर हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर में भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, काई के बारे में। ठीक है। तो अब हम लोग आगे जो है, जो हम जिसके लिए ये सीखना था कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक्स, वो सीखना था हमें। इसके लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी, टी थिकनेस का यदि हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रख दें, तो फिर जो है उसका जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगा। तो जो ये बहुत इम्पोर्टेंट था, इसी को हमको सीखना है। तो हम यदि सपोज कि इसको पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं इसके सरफेस पर, ये प्लेट फर्स्ट है और ये प्लेट है सेकेंड, दोनों का जो सरफेस एरिया है वो है ए, ये लिख दे रहे हैं। लेंथ दोनों का सेम है, ये जो डिस्टेंस पैरेलल प्लेट के बीच का है वो डी है, थिकनेस जो है हमने लिखा हुआ है टी है। तो इस पे तो पूरा पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है, सपोज करते हैं कि अभी नहीं है, तो यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा उसके आउटर सरफेस पे, सेकेंड वाले प्लेट के आउटर सरफेस पे। अब ये एक फील्ड मिलेगा, एक फील्ड ये होगा, दोनों एक दूसरे से कैंसल आउट होंगे, ये पहले भी बता चुके हैं। इन दोनों प्लेट पर जो चार्ज है वो कितना है, क्यू है, क्यू इक्वल टू सिग्मा इनटू एस। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी है। बहुत इजी वे में समझेंगे इसको, बिना कॉम्प्लिकेटेड बनाते हुए, इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। ठीक है। अब जब ये हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं होता, तो फील्ड का डायरेक्शन होता ये इनसाइड द प्लेट। जो ये तो दोनों फील्ड कैंसिल हो गया, लेकिन जो बिटवीन द प्लेट्स जो फील्ड है वो सपोज कि क्या होता है, ई होता है। इसको लेकिन हम लोग लिख रहे हैं ई वन, लिख ले रहे हैं ना। अब हम लोग जो इसके अंदर एक रख दिए हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब, उसमें क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं वो देखते हैं। तो अभी अभी हम लोग डिस्कस करके आए कि यदि हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन लिया है हमने, जो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इसके कारण भी हम यहाँ पर भी क्या होगा, पोलराइज्ड मॉलिक्यूल होंगे, तो यहाँ पे माइनस 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 माइनस, थोड़ा ही सही हमको जो है, क्योंकि बाकी तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, अभी डिस्कस करके जस्ट आए हैं। तो ये वाले फेस पर पॉजिटिव के पास वाले पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो एक जो है फील्ड इसमें भी क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। उस फील्ड को यदि हम लोग कहना चाहें तो पी बोल दें, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ड्यू टू पोलराइजेशन ये हो रहा है। अब लेकिन चूंकि ये कंडक्टर तो है नहीं कि इसके अंदर फील्ड नहीं पास करेगी, इसके अंदर से ये फील्ड पास करेगी। कौन सी वाली, हमारी जो इसको ई नॉट से दिखा दें तो ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। ठीक है, इसको दिखा दे रहे हैं ई वन को ई नॉट से, तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक। तो इस पर इसका डायरेक्शन हो जाएगा ये, क्योंकि ये चूंकि डाइलेक्ट्रिक है, इंसुलेटर है, तो इसके अंदर से तो पास करेगी हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, या इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा।
तो जो हमारा नेट फील्ड होगा इसको हम लोग दिखा देते हैं वेक्टर ई से। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ई नॉट माइनस ई पी ना। ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर का है। ठीक है। तो अब जो है हम लोग अपना डेरिवेशन करने की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो जो थिकनेस है, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब वो लिखे हैं, लेकिन फिर लिख देते हैं। ये आप लोगों को लिखना जरूरी होगा एग्जाम में। वो कैपिटल टी है। सेपरेशन ऑफ प्लेट्स क्या है, सेपरेशन ऑफ प्लेट्स डी है। ठीक है। बाकी चीजें अब बाकी डेरिवेशन के दौरान ही हो जाएगा। तो सपोज कि यदि जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं रखा है तो हमारा जो कैपेसिटेंस है उस कंडीशन में सपोज एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी है। ये इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब जो है जब हम लोग डाया इलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस कर दे रहे हैं उसके बाद कैसे हम लोग कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो जो हमारा नेट फील्ड होगा वो नेट फील्ड क्या हो जाएगा, यदि हम लोग, ये तो इसके अंदर का नेट फील्ड हमने वेक्टर ई लिखा हुआ है। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर का है। तो यदि कंफ्यूजन ना हो तो हम लोग उसको वेक्टर ई से इसके अंदर के नेट फील्ड को दिखाएं। बाहर के लिए हम लोग ई नेट लिख देंगे कि नेट फील्ड कितना हो जाएगा। तो ये वाला फील्ड और प्लस इसके अंदर का जो फील्ड है ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारा नेट जो है वो फील्ड निकल करके आ गया। ठीक है। लेकिन हम लोग फाइंड करेंगे पोटेंशियल। पोटेंशियल हम लोग फाइंड करेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल जो हमारा डिपेंड करता है वी इक्वल टू होता है ई डी। लेकिन इसमें हमको दो फील्ड मिल रहे हैं। तो जो हमारा पहला इनिशियल फील्ड था ई नाट, वो कितना हो जाएगा, जो हमारा ई नाट है वो हो जाएगा केवल, वो पूरे में नहीं मिल रहा है। आप डी में इसको हटा दें, यदि टी को माइनस कर दें तो केवल इतने में ही मिल रहा है ना। जो जहाँ पे स्लैब रखा हुआ है उसके अंदर तो कोई और फील्ड है, तो वहां पे तो हमको ई नाट मिल नहीं रहा है, केवल इतने के लिए मिल रहा है ये वाला, यहाँ के लिए और यहाँ के लिए। तो ये डी माइनस टी के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे ई नॉट डी माइनस टी प्लस, और जो हमारा पोटेंशियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब में मिल रहा है वो है ई नॉट माइनस ई पी। और ये कितने थिकनेस या डिस्टेंस में मिल रहा है, तो ये टी में मिल रहा है। जो थिकनेस ऑफ स्लैब है इतने में जो है ये पोटेंशियल मिल रहा है। तो ये तो हो गया हमारा पोटेंशियल। लेकिन हम लोग एक रिलेशन अभी डिस्कस करके आए। हमने बताया ई नॉट माइनस ई पी इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट अपान के होता है। ठीक है। तो ई नॉट माइनस ई पी का वैल्यू हम लोग इसमें रख देंगे। हमें क्या वैल्यू मिलेगा, वी इक्वल टू मिलेगा ई नॉट, यदि हम लोग टी माइनस टी, और यहाँ पे जो हो जाएगा प्लस ई नॉट अपान के इंटू टी। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा v है, v इक्वल टू हो जाएगा, यदि ई नॉट को हम लोग कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा, डी माइनस टी ये मिल जाएगा। और क्या मिलेगा, प्लस टी अपान के। ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि ई नॉट इक्वल टू जो है वो होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट।
अभी इससे पहले जब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्कस किए थे, तो या फिर हम लोग जानते हैं कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। तो जो ई नॉट का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। वी का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट टी माइनस टी प्लस टी अपान के। ठीक है। अब C इक्वल टू होता है Q अपान V, और हमको पता है Q इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू ए। फिर इसका वैल्यू पुट कर दें यहाँ, डी माइनस टी प्लस टी अपान के। तो सिग्मा सिग्मा से तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो वैल्यू बचेगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। यदि हम लोग माइनस टी को कॉमन ले लें तो यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगा 1 - 1 अपान के हो जाएगा। ठीक है। तो सी इक्वल टू जो हमको वैल्यू मिलेगा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी 1 - 1 अपान के। ये हमारा हो गया रिलेशन। अब सपोज कि यदि हम लोग डी जो है थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दे तो फिर क्या होगा। यदि हम लोग डी थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दें तो उसके बाद उसका क्या इफेक्ट होगा देखते हैं। तो अब हमारा जो फार्मूला है सी इक्वल टू है ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी 1 - 1 अपान के, ये है। या फिर इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान के। तो इफ टी इक्वल टू टी हो जाए, मतलब कि डी थिकनेस का हम लोग को डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दें, तो जो सी का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपान के। ये तो जीरो हो गया कि कप्पा जो है, सॉरी के नहीं है तो कप्पा है, तो जो हमारा कप्पा है वो चला जाएगा ऊपर। तो ये हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 हमको मिल जाएगा सी इक्वल टू के सी नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, सी इज ग्रेटर देन सी नॉट, मतलब कि यदि हम लोग कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हैं तो उसके बाद जो हमारा कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस जो है इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज प्लेसिंग और डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब यदि रखेंगे तो जो हमारा कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। ये कहाँ से आया है, तो सिंस सी नॉट इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये आया है। ठीक है। तो या फिर एक रिलेशन यहाँ से भी मिल रहा है, सी अपॉन सी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है। तो कैपेसिटर पुट after placing a dielectric slab and capacitor without a dielectric slab, the ratio of capacitors after placing a dielectric slab, मतलब with a dielectric slab and without a dielectric slab is equal to the dielectric constant kappa। ठीक है। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इन दोनों के रेशियो के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक।
अब जो है डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज में कोई कैपेसिटर्स है, जैसे सपोज कि हम लोग दो कैपेसिटर कोई कैपेसिटर्स ले रहे हैं, तीन कैपेसिटर्स ले लेते हैं। इन्हीं तीनों से जो है समझते हैं कि जब तो सपोज कि ये हमारा कैपेसिटर है C1, दिस इज कैपेसिटर C2 एंड दिस इज कैपेसिटर C3। तो यहाँ से यदि हम लोग इसको किसी पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं, इसको दोनों एंड को, तो सपोज कि यहाँ पर कोई पोटेंशियल इसके दोनों एंड पर डेवलप होगा, V2 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग अप्लाई करेंगे ये पॉजिटिव टर्मिनल से, तो इस पर हमारा जो आ जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में। अब इस नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पर आ गया, तो ये इससे कनेक्टेड है, तो ड्यू टू इंडक्शन इस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेम अमाउंट में इस पे भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि सेम ही अमाउंट में इसलिए आएगा क्योंकि हम लोग जानते हैं एक प्रॉपर्टी ये भी है कि जो नेट चार्ज होता है, नेट चार्ज आने कैपेसिटर वो होता है जीरो ना। तो जितना इस पे चार्ज आएगा उसी का जस्ट अपोजिट और इक्वल अमाउंट में इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो सेम वैसे ही इस पे जितना नेगेटिव चार्ज होगा, जस्ट इसी का अपोजिट इस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यदि ये प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू तो ये माइनस क्यू। सेम ऐसे इस पे प्लस क्यू इक्वल अमाउंट में, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस क्यू, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जो इस पर अमाउंट ऑफ चार्ज होता है वो क्या रहेगा, वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो अमाउंट ऑफ चार्ज वो हमेशा सेम रहेगा। अब जो हमारा पोटेंशियल इस पर होगा वो कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यदि हम लोग C1 इजिकल टू लिखें तो Q अपान क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। C2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, Q अपन V2 हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए पोटेंशियल अलग है, चार्ज सेम है। C3 क्या हो जाएगा, Q अपन P3 हो जाएगा, ठीक है। तो यदि हमारा ये जो पोटेंशियल है इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस यदि हम लोग CS ले लें, तो जो हमारा इस पे भी चार्ज होगा वो भी सेम ही होगा, क्योंकि चार्ज तो अलग है नहीं। तो यहाँ पर V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस वाले रिलेशन से V1 इक्वल टू हो जाएगा Q अपान C1। V2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q अपान C2। V3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q अपान C3। तो सब में से Q हो जाएगा कॉमन, और ये वैल्यू जो रहेगी 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो Q से हो जाएगा कैंसल। तो जो हमको रिलेशन मिलेगा वो रिलेशन मिलेगा 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा सीरीज में
जो भी हमारा इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगा, इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगा, वो जो है हमेशा लेस देन रहेगा कैसे, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, ऑफ एनी कैपेसिटर्स, किसी भी कैपेसिटर से इसका जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगा वो हमेशा कम ही रहेगा। दूसरा इसमें हमने देखा कि जो चार्ज है वो क्या है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर्स क्या है इसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में इज सेम है, वो क्या है, सेम है। वोल्टेज वो तो डिफरेंट था, डिफरेंट अक्रॉस ऑल कैपेसिटर्स, वो अक्रॉस ऑल कैपेसिटर जो हमारा वोल्टेज है वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस तो हर कंडीशन में कम आएगा, चार्ज हर एक कैपेसिटर पे सेम रहेगा, वोल्टेज जो है वो डिफरेंट रहेगा। जब भी हमको कम अमाउंट का कैपेसिटर चाहिए होगा उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम लोग ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम लोग उसको सीरीज में कंबाइन कर देंगे, सीरीज में कंबाइन करेंगे तो आपको जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस मिलेगा वो हमेशा इंडिविजुअल से कम ही मिलेगा। जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि इसको यदि हम लोग रेसिप्रोकल में लिखें कि जैसे जो हमारा रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इफेक्टिव जो कैपेसिटेंस है या रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज द sum of reciprocal of all individual capacitors। Reciprocal of effective capacitance is the sum of all individual capacitances। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि याद करके रखने हैं, बहुत ईजी है। इफेक्टिव कैपेसिटेंस हमेशा कम आएगा, कोई भी सिंगल हम लोग कैपेसिटर ले लेंगे, जैसे एक एग्जांपल लेकर फटाफट देखना चाहें तो देख सकते हैं। C1 इक्वल टू ले लेते हैं 2, C2 इक्वल टू 3 ले लेते हैं और C3 इक्वल टू 4 ले लेते हैं। तो जो हमारा इसका इफेक्टिव आएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 643, ये कितना है, 4 3 7 6 13, तो 13/12 ये 1/CS का वैल्यू है। इम्प्लाइज दैट CS इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा। ये वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी 0.9, मतलब एक से भी छोटी है। तो 1 से भी छोटी, ये सभी देखेंगे 1 से बड़े हैं, मतलब इससे तो सबसे छोटा ही आया है। ठीक, बस यही है। तो नेक्स्ट पर मूव करते हैं। जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में हम लोग देखे थे कि जितने भी कैपेसिटर हों वो सीरीज में है, मतलब पहले वाले का जो सेकेंड वाला प्लेट है वो दूसरे वाले के फर्स्ट वाले से कनेक्टेड था, ऐसे ही वो था कनेक्टेड। पैरेलल वाले में क्या होगा कि जितने भी कैपेसिटर्स होंगे, सब के सब कैपेसिटर्स एक ही पॉइंट से क्या रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। मतलब कि हर एक कैपेसिटर का जो फर्स्ट प्लेट होगा वो एक ही पॉइंट से क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा।
ठीक है। तो सपोज कि ये पॉइंट हमारा ए है और इसका जो भी ये पॉजिटिव है, ये फर्स्ट वाला प्लेट जो है वो हमेशा किससे, एक ही पॉइंट ए से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है। अब ये इसका जो नेगेटिव वाला है, ये सभी के सभी ये सभी के सभी भी क्या होंगे, नेगेटिव वाले सब के सब एक ही पॉइंट से कनेक्टेड रहेंगे। सपोज पॉइंट बी से कनेक्टेड है नेगेटिव वाले, तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है वो क्या रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या पॉइंट पे डिपेंड करता है, वो पोटेंशियल जो है सेम रहेगा। सपोज कैपेसिटर्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल कैपेसिटर्स, कैपेसिटेंस ऑफ ऑल इंडिविजुअल कैपेसिटर्स आर C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। जो चार्ज होगा, सपोज जब हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं तो जो भी चार्ज होगा वो क्या होगा, सब में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे Q1 चार्ज इसमें फ्लो करेगा, इसमें Q2 और इसमें Q3। चार्जेस जो है सब में अलग अलग उसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है। तो हमें जो यहाँ से वैल्यू मिलेगा, C इजकल टू C1 इजकल टू हो जाएगा Q1 अपॉन V, या फिर इम्प्लाइज दैट Q1 इजकल टू C1 V। सिमिलरली जो है Q2 इजकल टू क्या हो जाएगा, C2 V हो जाएगा, एंड Q3 इजकल टू क्या हो जाएगा, C3 V हो जाएगा। ठीक है। तो चूंकि ये जो जितने भी चार्जेज हैं, ये चार्जेज फिर फ्लो करने के बाद यहाँ पे जो क्यू चार्जेज डिवाइड हुए थे, क्यू चार्ज हमने दिया था वो सब में डिवाइड हो गए, Q1 Q2 Q3 सबके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर से हमको यहाँ पे वही क्यू चार्ज मिलेंगे, यहाँ पे जो चार्ज देंगे वही मिलेंगे। यदि पानी ही होता, सपोज करो ये पानी होता और पाइप से ऐसे बह रहा होता, तो यदि ये जंक्शन पे कहीं भी ऐसे जाता, जहाँ पे इधर भी रास्ता होता, इधर भी, तो कुछ पार्ट पानी का इधर चला जाता, जितना वो पाइप का सरकमफेरेंस होता उसके अकॉर्डिंग। यदि ज्यादा सरकमफेरेंस ज्यादा पानी जाता, कम सरकमफेरेंस कम, उससे कम, ऐसे लेकिन डिवाइड होके ज्यादा यदि रास्ता होता जाने के लिए तो। फिर यदि कहीं इसको और कहीं पानी का जो है लीकेज नहीं, कुछ नहीं, फिर उसको कनेक्ट करते किसी पॉइंट पे, सेम वही तीनों डायरेक्शन से पानी जो है फिर यहाँ पे मिलके उतना ही पानी जो है इससे फ्लो करने लगता है। ठीक है। ऐसा घरों में बहुत जगह होता है कि तीन तीन डायरेक्शन से पानी आ रहे हैं, एक डायरेक्शन से फ्लो करने लगता है। तो जो हमारा Q है वो क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा प्लस Q2 हो जाएगा प्लस Q3 हो जाएगा। यदि हमारा पैरेलल में इफेक्टिव जो कैपेसिटेंस है वो Cp है, तो Q इक्वल टू वी कैन राइट Cp भी, क्योंकि दोनों इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो अ, हमारा जो पोटेंशियल है वो तो सेम ही रहेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, Cp भी इक्वल टू C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 वी। वी कॉमन लेकर के कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा Cp इक्वल टू C1, यहाँ पे लिख देते हैं Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसके भी 4 पॉइंट फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। तो जो पहला पॉइंट है, पहला तो ये कि जो भी हमारा रिजल्टेंट या इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगा, इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगा, वो क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किससे, कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स, इंडिविजुअल कैपेसिटर्स, उससे तो ज्यादा होगा कोई भी, एक सिंगल ले लेंगे। दूसरा कि इसमें जो है, जो वोल्टेज है या पोटेंशियल है, पोटेंशियल क्या रहेगा, पोटेंशियल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रहेगा,
सेम रहता है, कॉम्बिनेशन में सेम रहता है। चार्जेस जो है वो अलग अलग रहते हैं, चार्जेज आर डिफरेंट इन डिफरेंट कैपेसिटर्स, ये अलग रहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो हमारा इफेक्टिव कैपेसिटेंस होता है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल कैपेसिटी ऑफ ऑल कैपेसिटेंसेस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो आइए डिस्कस करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो ये भी हमने जो फिगर लिया हुआ है ये एनसीईआरटी का फिगर है। सपोज ये कैपेसिटर जो दिख रहा है इसकी कैपेसिटी है सी, दोनों सेम ही कैपेसिटर है तो दोनों की कैपेसिटी सी ही होगी। तो आइए डिस्कस करते हैं कि कितनी एनर्जी इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में स्टोर है। तो फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि पहले वाले जो प्लेट है इस पे सपोज कि क्यू डैश चार्ज है, तो हमको क्या करना है कि यहाँ से माइनस डेल्टा क्यू डैश चार्ज को वो मूव कराना है। ठीक है। तो ऐसे ही यदि हम लोग यहाँ से माइनस डेल्टा क्यू डैश चार्ज को मूव करा रहे हैं तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, कि जो चार्ज को मूव कराने में वर्क डन होता है वही उसके पोटेंशियल के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है। ऐसे ही तो चार्ज होगा ना, कोई न कोई चार्ज हमको उसको देना होगा तभी तो वो चार्ज होगा कैपेसिटर, और क्या तरीके हैं। तो जो हमारा कि सपोज कि यदि हम लोग डी क्यू या डेल्टा क्यू डैश चार्ज दे रहे हैं तो जो उसका पोटेंशियल हो जा रहा है वर्क करने के बाद, एक स्मॉल अमाउंट में वर्क करने के बाद वो वी डैश हो जा रहा है। तो हम लोग जो हमारा पोटेंशियल हो जाएगा वी डैश वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा क्यू डैश के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। नाउ क्योंकि कैपेसिटेंस क्या है वो सेम है, क्यू डैश चार्ज को देने में जो हमारा वी डैश पोटेंशियल है इसी के रेशियो के इक्वल होगा, सी इक्वल टू क्यू डैश अपॉन वी डैश इम्प्लाइज दैट जो हमारा वी डैश होगा वो क्यू डैश अपॉन सी हो जाएगा, क्योंकि सी तो सबका सेम है उसमें डैश लगाने की जरूरत नहीं। ठीक। इम्प्लाइज दैट फ्रॉम इक्वेशन वन क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन वन डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू वी डैश डेल्टा क्यू डैश, वी डैश का वैल्यू कितना, क्यू डैश अपॉन सी डेल्टा क्यू डैश डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है। अब ये पूरा चार्ज मूव करा दें तो ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो पूरा चार्ज मूव कराने के लिए जितना वर्क करना होगा वही वर्क इसमें एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो हम लोग इसको कर देते हैं इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करेंगे तो क्योंकि सी तो कांस्टेंट है, वन अपॉन सी को बाहर रख लेते हैं और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका हम लोग पहले समझ लो कि कोई चार्ज नहीं मूव कराएं, जीरो चार्ज मूव करा रहे हैं। तो जीरो से लेकर के हमने क्यू जो है अमाउंट ऑफ चार्ज उसको दे दिया, तो यहाँ से जीरो से लेकर क्यू तक इसकी लिमिट रहेगी, क्यू डैश डेल्टा क्यू। जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे
तो आफ्टर इंटीग्रेशन जो हमको वैल्यू मिलेगा वो नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। जो हमको वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा W इक्वल टू, अब यही W जो है उसके जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ये जो वर्क कर रहे हैं क्यू चार्ज को मूव कराने में, तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा 1/c, तो बाहर ये कांस्टेंट है, ये मिल जाएगा क्यू डैश स्क्वायर अपॉन 2 आफ्टर इंटीग्रेशन ना। इंटीग्रेशन हमको पता होना चाहिए, यदि हम लोग एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो जो इसका वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। यदि एक्स पावर एन डी एक्स इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ये जो बायोलॉजी के बच्चे हैं यदि वो नहीं जानते होंगे उनके लिए, जानते हैं तो अच्छी बात है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 0 टू क्यू, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ये यू का वैल्यू है। एंड वी नो दैट क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी भी होता है, इसमें वैल्यू रख दे रहे हैं, तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन 2। जब इसमें हम ये सी स्क्वायर भी स्क्वायर हो जाएगा, साइड में करके देख लेते हैं। जब इसमें क्यू इक्वल टू सी भी पुट करेंगे तो ये सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी हो जाएगा, कैंसिल होगा तो क्या बनेगा, हाफ सी वी स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हाफ सी वी स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं सी वी का जो वैल्यू होता है वो क्यू होता है, तो सी वी इंटू वी इसको लिख सकते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर को वी कैन राइट हाफ सी वी इंटू वी, एंड सी वी इज द वैल्यू ऑफ क्यू, देन दिस विल बिकम हाफ क्यू वी। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 1/2 हाफ क्यू वी। ठीक है, तो U का वैल्यू क्या हो गया, U का वैल्यू जो एनर्जी स्टोर्ड है इनसाइड अ कंडक्टर वो हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन ये C रहेगा, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन C इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर प्लस हाफ, सॉरी इक्वल टू हाफ क्यू वी। ठीक, तो ये है। अब जो एक लास्ट और इम्पोर्टेंट, लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये इम्पोर्टेंट है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो वी नो दैट U इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। और हम लोग जानते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो, सॉरी चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो Q इक्वल टू होती है सिग्मा इंटू ए। तो 1/2 ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ए का होल स्क्वायर। एंड वी नो दैट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ए एंड ए विल बी कैंसल, तो जो हमको पहले मिलेगा 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डी, ये वैल्यू मिल जाएगा। नाउ वी कैन राइट दिस वैल्यू लाइक दिस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर। अब यदि हम लोग एप्सिलॉन को स्क्वायर कर दें तो यहाँ तो एक ही एप्सिलॉन था, तो इसमें एप्सिलॉन से डिवाइड करना होगा या यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्यों किए हैं ऐसा, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर U का जो वैल्यू आया था वो था 1/2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर था इंटू एप्सिलॉन इंटू ए डी था। हाँ,
तो वी नो दैट ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए डी। और ए डी क्या है? ए डी इक्वल टू वॉल्यूम है वी। तो ये तो अभी एनर्जी निकल करके आई है। अब इसी को यदि हम लोग U अपान V कर दें, जहाँ पे V क्या है? वॉल्यूम है, तो दिस विल बी एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आर U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दिस इज द U क्या है? U इज एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। यदि इसके बाद भी आपको लग रहा है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। हम जो है उसको, यदि ज़रूरी लगा तो किसी और वीडियो में उस कंफ्यूजन को जो है क्लियर करेंगे, नहीं तो कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई कर देंगे। यदि कंफ्यूजन छोटा हुआ, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देने लायक हुआ तो ठीक है, तो एक वीडियो बना के सारे कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इसका फ़ायदा उनको भी मिले। थैंक यू।